ये इस क्लास नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कल जो कंप्लीट किया था आपने लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक, तो नेक्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन डोस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन? यस एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल एक्सक्लूजन? क्या होता है ये? क्रिटिकल सेक्शन कल आपको बताया था ना, क्रिटिकल सेक्शन क्या है? सेगमेंट ऑफ कोड दैट इज दैट कंसिस्ट ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? प्रोग्राम का वो पार्ट जहां पर की शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब अगर डिफरेंट प्रोसेसेस एक ही टाइम पे क्या करना चाहे, उन शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहे, तो क्या होगा? ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगी वहां पे। जो आपका एक्सेस है क्रिटिकल सेक्शन का वो भी एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यही कंसेप्ट होता है जो कि इसको प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है? पैरेलल एक्सेस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस टू अ शेयर्ड रिसोर्स, जो कि आपके क्रिटिकल सेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कल क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था दोनों ही। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? वो सेगमेंट, वो पार्ट जहां पर की शेयर्ड रिसोर्सेज प्रेजेंट है। एंड व्हाट इज इट्स प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? कि उस शेयर रिसोर्सेज को मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही टाइम पे अगर एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, और थर्ड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो हाउ विल यू डिफाइन इट? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इट इज a program object that is used to prevent the simultaneous access to shared resources present in critical section. This mutual exclusion is also known as, इसे हम किस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं? It is also known as कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉपर्टी। तो अगर एमसीक्यू में आपका ये क्वेश्चन है कि इसको हम क्या बोलते हैं, किस टाइप की प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सो इट इज अ कंसिडर्ड एज अ कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉपर्टी। कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रही है? कंकरेंट एक्सेस, जो भी हमारे कंकरेंट प्रोसेसेस हैं जो एक साथ में एक्सेस करना चाह रहे हैं शेयर रिसोर्सेज को, तो उसको वो कंट्रोल करती है, उसको प्रिवेंट करती है। क्योंकि हमारी क्रिटिकल सेक्शन की कंडीशन होती है कि दैट only one process at a time can access the critical section, or only one process at a time can execute the critical section. So for this there is a concept that is mutual exclusion and it is known as the concurrency control property. ठीक है, now next class अगर आपने पढ़ा होगा ये concept mutual exclusion तो operating system में, so what are the 4 conditions for this mutual exclusion to hold within a system? म्यूचुअल एक्सक्लूजन होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? Yes, anyone, what are the conditions for mutual exclusion? There are total 4 conditions for this. जिसको हम बोलते हुए हैं 4 necessary conditions for the mutual exclusion to hold within a system. So first is there should be no deadlock within a system. ठीक है, सिस्टम में डेडलॉक की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट इज देयर शुड बी नो स्टारवेशन विदिन अ सिस्टम, स्टारवेशन भी नहीं होना चाहिए सिस्टम में। थर्ड, द सिस्टम शुड हैव अ पावर ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, and fourth condition is the system should be fair
among all the processes. That is termed as the fairness of a system. So these are the four conditions that are known as the necessary conditions to hold the mutual exclusion within a system. Now first talk about this first condition, that is a deadlock. डेडलॉक जो है, जैसे आपका एमसीक्यू है तो ऑब्वियसली क्या है क्वेश्चन कि डेडलॉक आपका होगा सिस्टम या नहीं होगा जब हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंप्लीमेंट करना है. सो देयर शुड बी नो डेडलॉक विद इन द सिस्टम. सो डेडलॉक क्या कंडीशन है? सपोज we have two processes to execute within a system. So how will you represent this condition, deadlock condition? Mainly होता क्या है डेडलॉक में? A process is waiting for the resource which is held by another process. जो कि आपका एक प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है जो ऑलरेडी किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है. इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है जो कि किसी और ने सिस्टम में होल्ड कर रखा है. तो होता क्या है इससे कि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता, वो अपनी कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही नहीं कर पाते, जिससे क्या होती है एक साइकिल क्रिएट हो जाती है. साइकिल की वजह से क्या है कि रिसोर्सेज रिलीज ही नहीं हो पाते हैं और जिसके पास जो रिसोर्सेज है वो उसको होल्ड ही करके रखता है. तो यहाँ पे आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हो डेडलॉक कंडीशन को? Suppose this is the resource 1. Second resource, 2 resources and 2 processes. This is process 1. And this is process 2. ठीक है. नाउ व्हाट डज दिस एरोज मींस? इस एरो का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे आपका है रिसोर्स 1, इस एरो कहाँ पे आपका जा रहा है? प्रोसेस 1 पे. इट मींस दिस रिसोर्स 1 is assigned to the process 1. यहाँ पे जो रिसोर्स 1 यूज हो रहा है दैट इज फॉर द प्रोसेस 1. ये प्रोसेस 1 को ऑलरेडी असाइंड है. उसके बाद यहाँ पे ये क्या है कि जो प्रोसेस 1 है वो अब रिसोर्स 2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रिसोर्स 2 के लिए वेट कर रहा है. सो इट इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स टू बी असाइंड. ऐसे ही यहाँ पे जो आपका रिसोर्स 2 है जिसके लिए प्रोसेस 1 वेट कर रहा है दैट इज ऑलरेडी होल्ड बाय द प्रोसेस 2. तो यहाँ पे इट इज assigned to the process 2 and at last this process is also requesting for the resource 1 and that resource 1 is held by the process 1. So this is the deadlock condition जहाँ पे कि एक process उस रिसोर्स के लिए होल्ड कर रहा है जो ऑलरेडी किसी ने ही उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो ऑलरेडी किसी ने होल्ड किया हुआ है. तो जिससे क्या है कि वो कोई भी प्रोसेस उन रिसोर्सेज को रिलीज ही नहीं कर रहा है. सिस्टम में एक साइकिल क्रिएट हो गई है जिस वजह से किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहाँ पे अप्लाई करना है सिस्टम में, साइमल्टेनियस एक्सेस प्रिवेंट करना है, तो फॉर दैट केस डेडलॉक शुड नॉट बी देयर विद इन द सिस्टम. सिस्टम में डेडलॉक नहीं होना चाहिए क्योंकि डेडलॉक से क्या है कि कोई प्रोसेस ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. सो हाउ विल यू डिफाइन दिस कंडीशन? डेडलॉक कंडीशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ कंडीशन इन विच वन प्रोसेस request for the resources that is already held by another process within the system. As a result, no process can complete its execution. ठीक है. So that is what the deadlock. Next क्या है आपका? starvation. Starvation condition क्या है आपकी? In the starvation condition, a process has to wait for infinite time for the resources. Starvation कौन सी condition होती है जिसमें कि किसी भी process को इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करनी पड़ती है रिसोर्सेज के लिए. ठीक है. जैसे एक प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए 3 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. तो स्टारवेशन वो कंडीशन है जहां पे कि उसको रिसोर्सेज के लिए वेट करना पड़ रहा है. ये भी नहीं कि कोई फिक्स टाइम पीरियड हो, उसको रिसोर्सेज के लिए इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है. ऐसा क्यों होता है? स्टारवेशन की कंडीशन आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? जैसे यहाँ डेडलॉक एक्सप्लेन किया है. सो स्टारवेशन लाइक इफ वी हैव 3 प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट, P1, P2, P3.
ठीक है. नाउ इन दिस सपोज ऑल दीज 3 processes have priority assigned to them. तो यहाँ पे प्रायोरिटी असाइन है सभी प्रोसेसेस को. सपोज फॉर P1 द प्रायोरिटी इज 1, P2 priority is 2, and for P3 also the priority is 3. ठीक है. अब 1 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. हम अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, आप जैसे एग्जाम में भी कोई एग्जांपल लेते हो प्रायोरिटी का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सॉल्व करने से पहले आप ये डिफाइन करोगे कि आप कौन सी वैल्यू को हाईएस्ट प्रायोरिटी कंसिडर कर रहे हो. ठीक है. तो अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, तो मैं 1 जो है इसको एज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी कंसिडर करती हूँ. तो 1, उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है 2, उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है 3. तो स्टारवेशन में ये होगा क्या, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिस्टम क्या चेक करेगा कि किस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है. जैसे P1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो क्या होगा कि P1 जो है उसको रिसोर्सेज असाइन हो जाएंगे और P1 अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा. ठीक है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ P1 नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को चेक किया जाएगा. सो दैट इज P2. तो P2 को रिसोर्सेज असाइन हो जाएंगे. नाउ P2 विल एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन. ठीक है. उसके बाद सपोज जैसे ही P2 एग्जिट करने वाला है, नेक्स्ट टर्न किसकी आती है P3 की. बट बिफोर दैट एक नया प्रोसेस सिस्टम में एंटर ले लेता है. तो एक न्यू प्रोसेस है, जैसे सपोज process P4 enter into the system. So here P4, and suppose its priority is higher than this P3. इसकी प्रायोरिटी P3 से हाई है, तो इसको मैं ले लेती हूँ जैसे 2.3. ठीक है. तो होगा क्या कि P3 को असाइन होना था, बट P3 को अब क्या इसकी एग्जीक्यूशन रोक दी गई. क्यों? क्योंकि जो इससे अब नया प्रोसेस जो सिस्टम में आया है उसकी प्रायोरिटी P3 से ज्यादा है. सो दैट्स वाई जो रिसोर्सेज P3 को असाइन होना था, जो क्रिटिकल सेक्शन, वो उसकी बजाय किसको असाइन हो गया, न्यू प्रोसेस को P4 को. ऐसे ही सेम जैसे P4 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, आफ्टर दैट अब P3 की टर्न, आप सिस्टम को पता था टोटल 4 ही थे, बट उससे पहले फिर से आपका कोई और प्रोसेस आ जाता है P5. अब P5 की प्रायोरिटी अगेन P3 से ज्यादा है, उससे हाई है. तो यहाँ पे आपकी इसकी प्रायोरिटी जैसे 2.5. तो 2.5 इज मोर देन दिस 3. तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इसकी. इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी बोल रहे हो, हाई है यहाँ पे 2.5. ठीक है. तो P5 को अब आपका क्रिटिकल सेक्शन असाइन हो जाएगा, P3 फिर से रुक जाएगा. इसी तरह से अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आते रहेंगे, न्यू प्रोसेसेस, तो P3 जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा. ठीक है. अब सपोज P5 के बाद P3 को असाइनमेंट हो गई क्रिटिकल सेक्शन की, एंड आफ्टर सम टाइम एक नया प्रोसेस आ गया P6. तो क्या होगा, प्रीएम्प्ट हो जाएगा P3. तो P3 की एग्जीक्यूशन फिर रोक दी जाएगी. उसके बाद जो ये क्रिटिकल सेक्शन था, जो शेयर्ड रिसोर्सेज थे, वो P6 को असाइन हो जाएंगे. तो इस तरह से P3 तो है अपना काम ही नहीं कर पाएगा कंप्लीट. सो इस कंडीशन को हम स्टारवेशन बोलते हैं. तो स्टारवेशन क्या कंडीशन होती है कि उसमें एक प्रोसेस जो है उसको रिसोर्सेज असाइन ही नहीं हो पाते हैं. क्यों? क्योंकि जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है वो ही एग्जीक्यूट होते रहते हैं, जिससे ये भी कोई डिफाइन नहीं होता कि P3 को भी कितने टाइम के लिए वेट करनी पड़ेगी रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि कंडीशन क्या है कि जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा. अगर P3 एग्जीक्यूट हो भी रहा है तब भी कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एंटर ले लेता है, तो P3 की एग्जीक्यूशन रोक दी जाएगी और हाई प्रायोरिटी को रिसोर्सेज असाइन हो जाएंगे. ठीक है. तो ये स्टारवेशन कंडीशन होती है, इन विच अ प्रोसेस हैज टू वेट फॉर इनफाइनाइट टाइम फॉर द shared for या फिर to access the shared resources. ठीक है. to enter the critical section or to access the shared resources. ठीक है. अब इसकी जो वैसे सॉल्यूशन होती है क्लास में पता है किसी को, व्हाट इज सॉल्यूशन स्टारवेशन के लिए, कैसे सॉल्व की जाती है स्टारवेशन की प्रॉब्लम? एनीवन? हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन? डेडलॉक की तो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि वो अलग से आपका टॉपिक है. डेडलॉक डिटेक्शन, प्रिवेंशन, रिकवरी, वो सब स्टडी करेंगे. स्टारवेशन की क्या है आपकी सॉल्यूशन? स्टारवेशन की सॉल्यूशन ये होती है कि हम क्या करेंगे, क्लॉक ऐड कर देंगे. क्लॉक से क्या होगा कि वो क्या चेक करेगी, क्लॉक क्या काउंट करेगी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को रोका गया. ठीक है. हाउ मेनी टाइम्स ए प्रोसेस हैज बीन सस्पेंडेड इट्स एग्जीक्यूशन.
उसकी एग्जीक्यूशन को रोक दिया गया है, तो जिसकी भी वो वैल्यू काउंट, जिसका काउंट सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उसी को ही सबसे ज्यादा बार रोका गया होगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो आपका सिस्टम क्या करेगा, जिसकी भी वो काउंट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, नेक्स्ट अब चाहे हाई प्रायोरिटी आए प्रोसेस, लेकिन नेक्स्ट वो रिसोर्सेज जो असाइन करेगा वो उसी प्रोसेस को असाइन करेगा। ठीक है, तो ये स्टारवेशन की सॉल्यूशन होती है। क्या है कि हर एक प्रोसेस के साथ एक आपकी क्लॉक ऐड की जाएगी। क्लॉक का क्या काम होगा, वो क्या करेगी, सिंपली काउंट करेगी कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को रोका गया है। जैसे आपका यहाँ पे P1 P2 P3 P4 P5 और P6 मैंने ले लिया था। यहाँ पे P6 की वैल्यू थी सपोज आपकी 2.7 प्रायोरिटी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अब इनके लिए तो जीरो आएगी काउंट वैल्यू, क्योंकि P1 को असाइन हो गया था तभी वो एग्जीक्यूट हो गया। ऐसे P3 भी एग्जीक्यूट, P2 भी एग्जीक्यूट हो गया। P4 P5 P6 को भी नहीं रोका गया। यहाँ पे किसको प्रीएम्प्ट किया गया, सिर्फ P3 को। और कितनी बार P4 की टर्न आई, बट P3 की आनी थी 1 2 3, तो 3 टाइम्स जो है आपका P3 की एग्जीक्यूशन को रोका गया। तो इसका काउंट सबसे ज्यादा होगा आउट ऑफ दीज 6 प्रोसेसेस। तो अब जब नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम जो नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने देगा वो किसको करेगा, किसको किससे असाइन करवा देगा, वो P3 को। ठीक है, अब चाहे P7 आपका सिस्टम में आता है जिसकी प्रायोरिटी जो है आपके ज्यादा है किससे, P3 के, बट नाउ द क्रिटिकल सेक्शन विल बी असाइंड टू द प्रोसेस P3 बिकॉज इसका जो काउंट वैल्यू है, जो नंबर ऑफ टाइम्स इसको प्रीएम्प्ट किया गया है वो अब ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो आपका होता है सोल्यूशन, ये भी ये नहीं है कि हमेशा ही ये यूज की जाती है, क्योंकि इससे तो फिर दूसरा प्रोसेस भी प्रीएम्प्ट हो सकता है। तो टाइम टू टाइम वो क्लॉक वैल्यू चेक की जाती है, और जिसकी भी ज्यादा टाइम्स जिसको प्रीएम्प्ट किया गया उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, जिससे किसी भी प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देखो, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होने के लिए ये दोनों नहीं होने चाहिए सिस्टम में। स्टारवेशन कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए कि एक प्रोसेस वेट ही करता रहे, और डेडलॉक भी नहीं होनी चाहिए जिसमें तो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड कंडीशन, दैट इज फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस? फॉल्ट टॉलरेंस पे क्या है कि अगर सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इम्प्लीमेंट करना है, देन दैट सिस्टम शुड हैव द पावर ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। इट मींस इन दिस सिस्टम should itself detect any failure within the system। अगर किसी भी पॉइंट पे फेलियर आता है सिस्टम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम उसको डिटेक्ट कर सके, एंड आफ्टर दैट इट कैन आल्सो मैनेज इटसेल्फ। yes, fault tolerance क्या है, सिस्टम should detect itself any kind of failure within the system, and then it can manage to continue its working without any disruption या फिर without any interruption। ठीक है, बिना किसी रुकावट के वो अपना वर्क कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन थी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए ये कंडीशन भी होनी चाहिए। और लास्ट क्या है, यहाँ पे लास्ट मैंने लिखा था फेयरनेस। फेयरनेस क्या है कि जो सिस्टम है वो सभी प्रोसेसेस के लिए इक्वल हो। सभी प्रोसेसेस के लिए इक्वल होने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस ऐसा ना रहे कि जिसको रिसोर्सेज असाइन नहीं हुए हैं, या फिर कोई प्रोसेस ऐसा ना रहे कि जिसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं दी गई है। तो सिस्टम का क्या है कि वो फेयर रहेगा सभी प्रोसेसेस के साथ, जिसमें कि हर एक प्रोसेस को चांस मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने का। और वो कैसे मिलेगा, फेयरनेस में सिंपली सिस्टम क्या करता है, जस्ट जितनी भी क्रिटिकल सेक्शन रिक्वेस्ट आती है उसके साथ में ऑर्डर अटैच कर देता है, ऑर्डर दे देता है, उनको एक सीक्वेंस से देता है। सो फेयरनेस कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, बाय इंप्लीमेंटिंग द ऑर्डर ऑफ
क्रिटिकल सेक्शन रिक्वेस्ट, जैसे फीफो होता है, जो जिस ऑर्डर में आता है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर यही प्रोसेसेस की बात होती, 7 प्रोसेसेस की, और इनका ऑर्डर यही रहता 1 2 3 4 5 6 7, तो जो इनकी एग्जीक्यूशन होती वो सेम इसी ऑर्डर में होती, पहले फर्स्ट प्रोसेस की, फिर सेकेंड प्रोसेस की, फिर थर्ड प्रोसेस की। चाहे प्रायोरिटी आपकी P6 की ज्यादा हो, लेकिन जिस ऑर्डर में वो आपकी रिक्वेस्ट आई है उसी ऑर्डर में उन रिक्वेस्ट को, उन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, सो फेयरनेस means each process should get a chance to execute critical section. And how does it implemented? It is implemented by using the ordering on the number of requests. जितनी भी request आएंगे उन सब पे एक order assign होगा, जिस order में वो आएंगे उसी order में ही वो execute होगी। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन से म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा तो आपको ये मेंशन करनी होती है इसमें कि स्मॉल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन टू होल्ड। तो ये 4 होती है आपकी, डेडलॉक नहीं होना चाहिए, स्टारवेशन भी नहीं होना चाहिए, सिस्टम के पास फॉल्ट टॉलरेंस की पावर होनी चाहिए, प्लस सिस्टम जो है सभी प्रोसेस को इक्वली ट्रीट करे। कैसे करेगा? जब वो जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आएगी उसी ऑर्डर में उनको प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम, जैसे आपने वो पढ़ा था क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम्स, लाइक आल्सो देयर इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम। There are 3 algorithms used for this concept mutual exclusion. 3 algorithm क्या क्या है जो आपको पढ़ना है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल the token based algorithm, second is centralized mutual exclusion algorithm, and third is distributed म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट 3 एल्गोरिथम इसमें डिफाइन करने हैं। अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिथम में तीनों ही आपको डिस्क्राइब करने होंगे, टोकन बेस्ड भी, सेंट्रलाइज्ड भी, डिस्ट्रीब्यूटेड भी। मेनली जो आता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट विद दिस टोकन बेस्ड। token based algorithm, there are some key points for this token based algorithm. First of all, as the name suggests, token based, we know that here a unique token is used. Secondly, now this token is shared among all the nodes. जितने भी यूजर्स है, जितने भी नोड्स हैं, उन सबको ही, उन सबके साथ ही ये टोकन जो है वो शेयर किया जाएगा among all the nodes. ठीक है, थर्ड इज टोकन circular motion of the token is used here, or the ring structure is used. Ring structure सिंपली हमें पता है जो सर्कल की फॉर्म में होता है। ओके, टोकन यूज किया जाएगा आपका यहाँ पे। टोकन जो है सभी नोड्स के हम शेयर करेंगे। शेयर कैसे करेंगे? सर्कुलर फॉर्म में।
और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अब रिक्वेस्ट कैसे फुलफिल की जाएगी सभी नोड्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर सीक्वेंस नंबर is added with each critical section request। ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट के साथ, क्रिटिकल सेक्शन रिक्वेस्ट के साथ सीक्वेंस नंबर ऐड किया जाएगा। ओके, नाउ द रिक्वेस्ट with smaller sequence number will be executed first। जिसका भी सीक्वेंस नंबर सबसे कम होगा वही पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, जैसे हम सीक्वेंस नंबर ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले 0 जिसकी वैल्यू है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी नोड के पास टोकन होगा। अब जिस नोड के पास टोकन है, द नोड which has this token first of all decide whether it want to enter into the critical section or not। ठीक है, अब नोड को जैसे सीक्वेंस में असाइन हो गया वो टोकन, अब टोकन असाइन होने के बाद नोड ये चेक करेगी, डिसाइड करेगी कि मुझे अभी एक्सेस करना है क्रिटिकल सेक्शन या नहीं करना, किसी और टाइम पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो इफ यस, अगर उसको जाना है देन इट विल एग्जीक्यूट फर्स्ट, execute its critical section। after this execution क्या काम होगा इस नोड का, इट हैज टू रिलीज दिस टोकन। उसको टोकन पे रिलीज कर देना, जैसे आपको पढ़ा था ना रिक्वेस्ट रिप्लाई एंड रिलीज, क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस उन्होंने रिलीज किया था। ऐसे ही यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि एक नोड का टास्क कंप्लीट हो गया क्रिटिकल सेक्शन का, जब वो टोकन रिलीज कर देती है। अब रिलीज कर देती है तो ऑब्वियसली ये सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है, तो जो उस नोड की एडजेसेंट नोड होगी, नेक्स्ट नोड होगी, उसको ही वो टोकन फिर असाइन हो जाता है। तो इट हैज टू रिलीज दिस टोकन। नाउ दिस टोकन passes to the next नोड या नेक्स्ट एडजेसेंट नोड लिख सकते हैं, नेक्स्ट नोड। ठीक है, ये फर्स्ट केस था, इफ यस देन इट विल एग्जीक्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्रिटिकल सेक्शन, आफ्टर दैट इट रिलीजेस दैट टोकन। ठीक है, बट सेकंड केस क्या है, इफ नो, यानी कि उसको अभी एंट्री नहीं लेनी है क्रिटिकल सेक्शन में, देन तो विदाउट एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन वो टोकन को पास कर देती है टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो ये मेन स्टेप्स है इसके टोकन बेस्ड एल्गोरिदम के। देयर इज अ यूनिक टोकन व्हिच इज शेयर्ड अमंग ऑल दी नोड्स। ठीक है, अब वो टोकन कैसे किस नोड को पहले असाइन होगा वो डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द सीक्वेंस नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन रिक्वेस्ट। क्रिटिकल सेक्शन रिक्वेस्ट पे हम क्या ऐड करेंगे, सीक्वेंस नंबर, हर एक रिक्वेस्ट के साथ जिसका सीक्वेंस नंबर स्मॉल होगा, कम होगा, वो रिक्वेस्ट पहले एग्जीक्यूट होगी। अब जैसे ही सपोज सीक्वेंस नंबर जिसका कम है, हमने उसको टोकन असाइन कर दिया है, अब वो ये डिसाइड करेगी नोड की क्या मुझे अभी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, मुझे अभी उसको एक्सेस करना है या नहीं। अगर नहीं करना होगा तो सिंपली वो उस टोकन को पास कर देती है नेक्स्ट नोड को, और अगर उसको एग्जीक्यूट करना होता है तो वो उसमें क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेती है और उसके बाद वो अपना वर्क वहां पे कंप्लीट करती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स वर्क देन इट विल रिलीज दिस टोकन एंड इट इज नेक्स्ट नोड इन द सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोकन बेस्ड वर्क करता है। यहाँ पे आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली, suppose there are 4 nodes, 1 2 3 4, 4 users or 4 nodes।
So here you have to show the circular motion for this token based, क्योंकि यहाँ पे जो communication है, जो आपका ये execution हो रही है critical section की, वो circular form. So name these nodes as N1, N2, N3 and N4. And also add sequence number with them. ये है आपका N3, N4. ठीक है, N1 has a sequence number for critical request, critical section request as 0. After that N2 has 1, then N3 2, then N4 3. Now according to the sequence number, suppose इन चारों ने ही रिक्वेस्ट की है क्रिटिकल सेक्शन के लिए, तो आपका सिस्टम क्या करेगा, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेगा कि सीक्वेंस नंबर कौन सी नोड का सबसे स्मॉल है. So here N1 node N1 has the smallest sequence number among all the nodes. So आपका सिस्टम ने क्या किया, just assign the token to this node N1. इस नोड N1 को टोकन असाइन कर दो, और जिस भी नोड के पास टोकन होता है सिर्फ वो ही क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले सकती है. ठीक है, रेस्ट ऑफ द नोड्स को वेट करनी पड़ती है टोकन रिलीज होने की. तो यहाँ पे आपके सिस्टम ने अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस नंबर क्या किया, N1 को टोकन असाइन कर दिया. अब N1 फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड दैट इट वांट टू एंटर इनटू द सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन और नॉट. ठीक है, सो यहाँ पे अगर N1 ने एग्जीक्यूट करना है अपना क्रिटिकल सेक्शन, इट विल टेक सम टाइम. आफ्टर दैट इट विल रिलीज दिस टोकन. तो ये टोकन जो है यहाँ पे फिर नेक्स्ट नोड को पास हो जाएगा. इसी तरह से N2 फर्स्ट पे डिसाइड करना है कि करना है उसे वर्क या नहीं करना, तो बिना ही एंट्री लिए वो पास कर देता है टोकन N3 को. ऐसे ही N3 ने सपोज वर्क करना है क्रिटिकल सेक्शन में, तो N3 ने अपना वर्क कंप्लीट किया. आफ्टर दैट इट पास दिस टोकन टू दिस नेक्स्ट नोड N4, तो फिर उसे N4 को पास कर दिया. इसी तरह से सेम N4 भी डिसाइड करेगा yes or no. If yes, then first of all it execute the critical section. If no, then it will just pass this token to the next node. तो इस तरह से जो टोकन है आपका वो सर्कुलेट होता रहता है. टोकन बेस का सिंपली मेन कंसेप्ट क्या है कि एट प्रेजेंट जिस भी नोड के पास टोकन होगा वो ही सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले सकती है, रेस्ट ऑफ द नोड को वेट करना पड़ेगा. और सपोज एट सम टाइम जब कोई रिक्वेस्ट ही नहीं होती है, यानी कि सपोज अभी इस टाइम पर तो रिक्वेस्ट थी चारों की साइड से, बट एक कुछ ऐसा भी टाइम पीरियड होता है जब किसी को भी वो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना ही नहीं है, तो उस टाइम पे जो टोकन है वो किसी को असाइन ना होकर पूरा सिस्टम में ऐसे ही सर्कुलेट करता रहता है. ठीक है, उस टाइम पे टोकन फ्री होता है. टोकन तभी असाइन होगा किसी नोड को जब वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगी. ठीक है, अदरवाइज टोकन इज फ्री एंड इट इज सर्कुलेटिंग अमंग विद इन अ सिस्टम. ठीक है, तो ये टोकन बेस्ड है. नाउ एडवांटेजेस फॉर टोकन बेस्ड एल्गोरिथम. क्लास एनी वन ऑफ यू, what is the advantage of token based algorithm? बोलो एडवांटेज क्या होगा. देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है उसके लिए भी हमने पढ़ा था 4 नेसेसरी कंडीशंस जो होनी चाहिए आपके सिस्टम में, तभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंप्लीमेंट हो सकता है. ठीक है, वो कंडीशन क्या थी कि सिस्टम में आपका डेडलॉक ना रहे, सिस्टम में आपका स्टारवेशन ना हो, और सभी नोड्स को, सभी प्रोसेस को इक्वली कंसिडर किया जाए. ठीक है, मेन ये आपकी कंडीशन थी. तो यहाँ पे जो हम अगर टोकन बेस पे वर्क करते हैं तो यहाँ पे देखो फेयरनेस का कंसेप्ट फुलफिल हो रहा है, क्योंकि सभी नोड को ही टोकन असाइन हो रहा है. जस्ट कैसे हो रहा है कि हम उसका सीक्वेंस नंबर देख के सभी को ही टोकन असाइन कर रहे हैं. जिस जिस सीक्वेंस में जो की रिक्वेस्ट आ रही है उस सीक्वेंस में उनको वो टोकन असाइन किया जा रहा है. और किसी टाइम पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो सिंपली टोकन आपका सर्कुलेट कर रहा है. उसके बाद फिर से अगर रिक्वेस्ट आती है तो फिर से सीक्वेंस नंबर को ही चेक किया जाता है. ठीक है, अब फेयरनेस है सिस्टम में. सेकेंडली डेडलॉक और स्टारवेशन नहीं है. डेडलॉक क्या कंडीशन थी कि जिसमें कोई भी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा, लेकिन अब यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे सभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सबको टर्न मिल रही है, टोकन मिल रहा है सबको. जिसके पास टोकन है वो अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है सिंपली. ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या थी स्टारवेशन की. स्टारवेशन में क्या था कि इंडेफिनिट वेट करनी पड़ रही है. इंडेफिनिट वेट नहीं है अब यहाँ पर भी.
सिंपली पहले N1 एग्जीक्यूट करेगा, अगर इसे वर्क नहीं भी करना तो वो N2 को पास कर देगा। तो जो एक सीक्वेंस चल रहा है पूरा फॉलो किया जा रहा है। इन बिटवीन अगर कोई न्यू प्रोसेस आता भी है तो वो एट दी एंड ऐड होगा, वो बीच में कहीं भी ऐड नहीं हो जाएगा इनके। एट दी एंड अगर मुझे N5 एक न्यू नोड को इसको स्केल करना है सिस्टम को, तो न्यू नोड को मैं एट दी एंड ही उसमें ऐड करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जीक्यूशन होगी, जो सीक्वेंस में आपके चल रहे हैं N1 N2 N3 N4, इन्हीं को ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है। सो एडवांटेज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पे, नो डेडलॉक, नो स्टार्वेशन। आप नेक्स्ट टू भी जो कंसेप्ट पढ़ोगे सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड में, उसमें भी जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशंस होती है उनको तो आप इजीली विद एडवांटेज के कंसेप्ट में लिख सकते हो। ठीक है। सो हर एक पॉइंट पे, क्योंकि हम यूज म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसलिए कर रहे हैं कि सिस्टम से जो प्रॉब्लम है साइमल्टेनियस एक्सेस की वो सॉल्व हो सके। सो हियर नो डेडलॉक, no starvation, system is also fair among all the processes, also the system is considered to be scalable